आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार पर फिर लगे 40% कमीशन वाली गवर्नमेंट के आरोप। ड्रग्स कारोबार से निपटने नया कानून बनाएगी कर्नाटक सरकार, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कही ये बात। तेलंगाना हाउस आवंटन निरस्त होने पर लोगों ने स्पीकर देवनानी का किया अभिनंदन, बोले संघर्ष को मिली सफलता। एक राष्ट्र एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति ने राज्य निर्वाचन आयोगों के साथ शुरू की चर्चा। हल्द्वानी की आग पहुंची बरेली तक, मौलाना तौकीर रजा की जेल भरो वाली धमकी के बाद तनाव का माहौल। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक सरकार पर एक बार फिर से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। पिछली बार कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाए थे। इस बार वही कांग्रेस सत्ता में है और अब उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कर्नाटक की कॉन्ट्रैक्टर्स निकाय ने पिछली भाजपा सरकार पर उस वक्त बम फोड़ा था जब उन्होंने भाजपा सरकार पर 40% कमीशन लेने के आरोप लगाए थे। अब एक बार फिर उसी कॉन्ट्रैक्टर्स निकाय ने कांग्रेस सरकार पर भी ऐसे आरोप लगा दिए हैं। कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डी केम्पन्ना ने भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। अब उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार में कमी आई है, बस पहले नेता पैसा बनाते थे, अब अधिकारी पैसा बना रहे हैं। एक अन्य सदस्य ने आरोप लगाया कि अधिकारी बिना रिश्वत के वर्क ऑर्डर जारी नहीं करते और न ही पैसा जारी करते हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि बड़े ऑर्डर्स अधिकारियों के करीबियों को मिल रहे हैं जबकि स्थानीय ठेकेदारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। गृहमंत्री जी परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि बेंगलुरु में पुलिस के सामने मादक पदार्थों की समस्या एक बड़ी चुनौती है। सरकार ने ड्रग्स कारोबार में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त करने का फैसला किया है। इसके जरिए रैकेट पर लगाम लगाने का विचार था और इसके लिए नया कानून लागू किया जाएगा। परमेश्वर ने बेंगलुरु ग्रामीण पुलिस द्वारा जब्त ड्रग्स नष्ट करने के लिए डॉप्सपेट में आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा और विधान परिषद में सबसे ज्यादा सवाल नशे की समस्या पर उठ रहे हैं। युवाओं का जीवन और स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है। पहले चॉकलेट तक में ड्रग्स की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन अब इसमें कमी आई है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पार्टियों, क्लबों, बार और रेस्तरां में ड्रग्स की आपूर्ति की भी रिपोर्ट मिली है। गृह मंत्री ने कहा, ये रुकना चाहिए। हमारी चिंता युवाओं और बच्चों को बचाने की है। जब भी ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की जाती है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत शनिवार को कर्नाटक में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेल्लारी के 34 वर्षीय विधायक के परिसरों और कर्नाटक तथा तेलंगाना में कुछ अन्य स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने बेल्लारी और बेंगलुरु में रेड्डी के ठिकानों की तलाशी ली। रेड्डी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और भूमि सौदों के आरोपों से जुड़ा है, जो ईडी की जांच के दायरे में है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी केम्पन्ना से कहा कि अगर उनकी सरकार में भ्रष्टाचार साबित करने वाले दस्तावेज हैं तो वो न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग से संपर्क करें। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के खिलाफ 40% कमीशन अभियान का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री ने कहा कि केम्पन्ना रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सिद्धरामैया ने यहां संवाददाताओं से कहा, हमने पिछली भाजपा सरकार में 40% कमीशन की जांच के लिए न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग का गठन किया है। अगर उनके पास दस्तावेज हैं तो उन्हें जरूर साझा करना चाहिए। केम्पन्ना ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया था कि सरकारी ठेके देने के एवज में 40% रिश्वत मांगने की परिपाटी कांग्रेस शासन में भी जारी है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि तेलंगाना हाउस का आवंटन निरस्त करना आमजन की भावनाओं का सम्मान है। हमने क्षेत्र के विकास और लोगों की भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए काम किया है। इस आवंटन को निरस्त करने के लिए कई साल तक संघर्ष किया गया, जिसका परिणाम अब मिला है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने निर्देशों के बाद नगरीय विकास विभाग ने कोटड़ा आवासीय योजना में तेलंगाना हाउस का आवंटन रद्द कर दिया था। इस उपलक्ष्य में अजमेर में विभिन्न संगठनों ने शुक्रवार को देवनानी का अभिनंदन किया। संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारी गिरिधर गौड़, शंकर सिंह रावत, जितेंद्र शेखावत, मुकेश शर्मा, महेश सांखला,
पिया शर्मा और सोनिया शर्मा सहित दर्जनों कमेटी के सदस्यों ने देवनानी का आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। वक्त एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कुतबुल्लापुर में सीएनजी सिलेंडर को कट करके उसमें गांजा छुपाकर सप्लाई करने वाले 4 शातिर अपराधियों को बड़े ही मुस्तैदी से गिरफ्तार किया गया है। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन जिला मेडचल जोन डीसीपी श्रीमती नितिका पंत आईपीएस ने प्रेस मीट करके इस संबंध में बताया। उन्होंने बताया कि मेडचल पुलिस और एसओटी टीम ने 65 किलो गांजा, 2 4 व्हीलर कारें, 6 मोबाइल्स फोन बरामद किए, जिनकी कुल कीमत 40 लाख रुपए बताई गई है। कुतबुल्लापुर तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। पर एसओटी की इंफॉर्मेशन पर मेडचल पुलिस एंड एसओटी टीम साथ मिलकर 2 व्हीकल्स को पकड़ा, जो व्हीकल्स गांजा ट्रांसपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू आगरा। ये पहला व्हीकल पायलट कर रहा था टू चेक फॉर ये देखने के लिए कि रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई पुलिस ना आए या कुछ करे ना। और सेकंड व्हीकल में गांजा हिडन था, छुपा था। जो सेकंड व्हीकल है, जो स्विफ्ट डिजायर व्हीकल था, उसमें गांजा सीट्स के नीचे था, बैक सीट के पीछे वाले कुशन में, और बैक में जो डिक्की रहती है उसके अंदर एक फेक सीएनजी सिलेंडर था। उस सीएनजी सिलेंडर के अंदर गांजा छुपा हुआ था। वो ये इस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन जिसमें सीएनजी सिलेंडर के अंदर छुपा हुआ और सीएनजी कट करने के बाद ही पता चले, जो इस टाइप का मोडस ऑपरेंडी पहली बार इंडिया में हुआ है। इसलिए ये पहली बार हमको पता चला है। ये जो 4 लोग अरेस्ट हुए हैं, इनका नाम है अरविंद, अभिषेक तोमर, आशीष कुशवाहा और आकाश सोलंकी। अभी इन्वेस्टिगेशन पर पता चलेगा इनके लिंक्स क्या थे और फर्दर ये कहां और कौन सप्लायर, और फर्दर डिटेल्स उनकी इन्वेस्टिगेशन पर पता चलेगा। कोई भी टाइप का नशीला पदार्थ, ड्रग्स, गांजा, कोई भी नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हेल्थ के लिए, आरोग्य के लिए एवं समाज के लिए हानिकारक है। इसलिए गवर्नमेंट का फोकस है कि इसको कंप्लीट। महाराष्ट्र में विपक्षी दल कांग्रेस ने फेसबुक लाइव के दौरान शिवसेना यूबीटी के नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या के बाद की गई टिप्पणी को लेकर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना की। मीडिया से बातचीत के दौरान फडणवीस ने एक सवाल के जवाब में विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। फडणवीस ने कहा कि ये घोसालकर की हत्या बहुत गंभीर घटना है, लेकिन अगर एक कुत्ता भी किसी वाहन के नीचे आ जाए तो क्या वे विपक्षी दल गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने लगेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने शुक्रवार को स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए अधिकृत राज्य निर्वाचन आयोगों के साथ उनके विचार जानने के लिए परामर्श शुरू किया है। पिछले साल सितंबर में गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर जल्द से जल्द विचार करने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि समिति ने राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता, दिल्ली और चंडीगढ़ के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त संजय श्रीवास्तव और हरियाणा के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त दिलीप सिंह से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश का बरेली फिलहाल हाई अलर्ट पर है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल चीफ मौलाना तौकीर रजा खान के सामूहिक गिरफ्तारी देने के ऐलान के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद तौकीर रजा ने सामूहिक गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था। मौलाना तौकीर रजा खान के हजारों समर्थकों के सड़क पर उतरने से हिंसा की कई घटनाएं देखने को मिली। इसके बाद स्थानीय प्रशासन को कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। अधिकारियों ने ये जानकारी दी।
मौलाना खान के हजारों समर्थक कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के बिहारीपुर में इस्लामिया कॉलेज के मैदान के पास इकट्ठा हुए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार तौकीर रजा खान के बुलाने पर सभी प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। तौकीर रजा ने सरकार की कथित मुस्लिम विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रतीकात्मक तौर पर जेल भरो का आह्वान किया था। जुमे की नमाज के बाद तौकीर रजा ने अपने आवास के बाहर संवाददाताओं से कहा, सरकार मुसलमानों को दुश्मन बना रही है, हम सरकार की मुस्लिम विरोधी नीतियों के खिलाफ हैं। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। पूर्व एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी का शिकंजा भी उन पर कस गया है। ईडी ने एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर और आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर यह मामला पीएमएलए एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। समीर वानखेड़े के खिलाफ ये केस सीबीआई की एफआईआर के आधार पर फाइल किया गया है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में कुछ अन्य लोगों को भी समन जारी कर पूछताछ की। जानकारी के अनुसार एनसीबी से जुड़े कुछ लोगों और कुछ अन्य लोगों को अगले हफ्ते पूछताछ के लिए मुंबई ईडी दफ्तर बुलाया गया है। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कहा कि इस साल के लोकसभा चुनाव में लगभग 97 करोड़ भारतीय मतदान करने के पात्र होंगे। आयोग ने यह भी कहा कि 18 से 29 वर्ष की आयु के 2 करोड़ से अधिक युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया है। आयोग के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव 2019 से पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 6% की वृद्धि हुई है। उस समय 91.20 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे। निर्वाचन आयोग ने कहा, दुनिया में सबसे बड़ा मतदाता वर्ग 96.88 करोड़ भारत में आगामी आम चुनावों के लिए मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं। आयोग ने यह भी कहा कि 2024 में लैंगिक अनुपात बढ़कर 948 हो गया है, जो 2023 में 940 था। बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मिथुन को शनिवार सुबह सीने में दर्द की शिकायत के बाद कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्टर के एक करीबी ने बताया कि सुबह से मिथुन काफी असहज महसूस कर रहे थे और इसलिए उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं एक्टर के बेटे ने मिथुन का हेल्थ अपडेट भी मीडिया को मैसेज के जरिए दिया है। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमो चक्रवर्ती ने मीडिया को हेल्थ अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि पापा 100% फाइन है और ये रूटीन चेकअप है, लेकिन आपके कंसर्न के लिए थैंक यू। वहीं अस्पताल में मौजूद मिथुन के करीबी का कहना है कि मिथुन को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है और वो ठीक हैं। सूत्रों ने यह भी कहा कि फिलहाल मिथुन को अटेंड कर रहे डॉक्टर्स उनके सभी टेस्ट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मिथुन को सीने में दर्द उठा था, मगर अस्पताल में मौजूद करीबी सूत्र ने इससे इनकार करते हुए उन्हें असहज महसूस करने की बात बताई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार पर फिर लगे 40% कमीशन वाली गवर्नमेंट के आरोप। ड्रग्स कारोबार से निपटने नया कानून बनाएगी कर्नाटक सरकार, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कही ये बात। तेलंगाना हाउस आवंटन निरस्त होने पर लोगों ने स्पीकर देवनानी का किया अभिनंदन, बोले संघर्ष को मिली सफलता। एक राष्ट्र एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति ने राज्य निर्वाचन आयोगों के साथ शुरू की चर्चा। हल्द्वानी की आग पहुंची बरेली तक, मौलाना तौकीर रजा की जेल भरो वाली धमकी के बाद तनाव का माहौल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।